नमस्कार न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया सबसे दमदार बुलेटिन, जहां पर हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी हर एक छोटी से लेकर बड़ी खबर ताबड़तोड़ अंदाज में। अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 1 घंटे तक हम आपको देश और दुनिया की वो तमाम अहम खबरें सीधे न्यूज रूम से आप तक पहुंचाएंगे जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं। कुंदन। नमस्कार, मैं कुंदन जमैन। सीधे न्यूज रूम से हम आपको दिखाएंगे गुजरात चुनाव का गणित जो है वो जो सेट हो रहा है अभी, उसके बारे में बताएंगे। दरअसल पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दिग्गजों ने किस तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है ये हम आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में, और समझेंगे कि वहां के ग्राउंड जीरो के मुद्दे क्या, वहां के मुद्दे क्या हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है इससे क्या नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। तमाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी बुलेटिन में बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के दिन की 6 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली जिस पर हमारी नजर होगी। थम जाएगा चुनावी शोर। आज प्रचार का आखिरी दिन है। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर के दिन। ग्राउंड जीरो से हमारे एडिटर इन चीफ भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे पूरी कहानी की आखिर गुजरात में चल क्या रहा है। तो इसके अलावा दूसरी खबर क्या है ये भी बता देते हैं। जनता बनेगी सुरक्षा कवच, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। ऐसा क्यों हुआ है? शिवपाल यादव क्यों कह रहे हैं कि जनता बनेगी सुरक्षा कवच? दरअसल मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, शिवपाल यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पर भी बताएंगे पूरी खबर। देखिए तीसरी बड़ी खबर आज के दिन की होगी टेरर फंडिंग पर बड़ा एक्शन। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 25 से ज्यादा ठिकाने छापेमारी चल रही है और कई अहम दस्तावेज और सबूत भी हाथ लगे। न्यूज इंडिया आपको वो भी बताएगा। इसके अलावा चौथी खबर कौन सी है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं फटाफट। कश्मीर फाइल्स पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल IFFI की तरफ से और ज्यूरी की तरफ से जो बयान दिया गया, उसके बाद अनुपम खेर और इजरायली राजदूत ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से माफी मांगी और क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए पांचवी खबर आज के दिन की रामदेव के योग पर सवाल, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने अभी तक मंजन पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब सवाल उठा दिए रामदेव के योग पर, जिसको लेकर जमकर बवाल मचा है। ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। शिवपाल कपाल भाती को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बाबा रामदेव करा करके बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन उसी पर सवाल है, जांच जारी है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। आफ्ताब को लेकर के क्या चीजें हो रही हैं, क्या जांच चल रही है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं इसी बुलेटिन में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज के दिन की पहली खबर होगी गुजरात के चुनावी रण की। 182 विधानसभा सीटें। सन 2017 में बीजेपी 99 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 77, लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। 3 दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस। लेकिन हिमाचल और गुजरात की तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि जो जोश आम आदमी पार्टी में गुजरात में दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह का जोश कांग्रेस में दिखाई दिया था हिमाचल में। दोनों पार्टियों का स्टैंड क्या है, बीजेपी क्या काम कर रही है, ये भी आप जानेंगे। लेकिन चलेंगे अभिषेक के पास, जो आपको टच बॉल के जरिए ये भी बताएंगे कि आज के दिन क्या क्या होने वाला है। अभिषेक। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज चुनाव का जो प्रचार है उसका शोर थम जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को मतदान होना है और 1 तारीख को मतदान होना है। और उससे पहले तीनों ही पार्टियां, खास करके अगर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरा जोर लगा रखा है। और आपको चलिए समझाने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो चुनाव प्रचार जो है वो आज थम जाएगा। ये आज का दिन इसीलिए बेहद अहम है और सभी पार्टियों ने इसी वजह से आज पूरा जोर लगा रखा है। चुनाव प्रचार का शोर आज थमना है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होना है। तो 1 दिसंबर का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण गुजरात के लिहाज से। आपको बता दें कि कुल 182 जो विधानसभा की सीटें हैं गुजरात में, वहां पे 89 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज शाम प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में कच्छ और सौराष्ट्र के साथ दक्षिण गुजरात की सीटें हैं। सौराष्ट्र एक वो इलाका जहां पे बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं और यहीं पे कांग्रेस बहुत मजबूत है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि थम जाएगा चुनावी शोर, यानी आज प्रचार अभियान जो है वो थम जाएगा। तो यह बेहद अहम होने वाला है। साथ ही चलते हैं अब आगे और आपको कुछ और चीजों के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। 2012 में किस तरीके से परिणाम रहे वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो चीजें भी आपको बताएंगे।
कुंदन, देखिए 2012 का आंकड़ा सामने आ गया है। बीजेपी 115 सीटों पर जीती थी। बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन क्या इस बार ये ग्राफ घटेगा बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वोट प्रतिशत करीब 48% था। कांग्रेस 61 सीटों पर सिमट गई थी। 39% के आसपास वोट प्रतिशत था। ये 2012 का आंकड़ा है। पहले के चुनाव के आंकड़े देखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा 2017 के आंकड़े भी हम आपको बताएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे क्या चुनौतियां हैं। लेकिन चुनौतियों की अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, तो ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है। एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी सर हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, आप तो ग्राउंड जीरो पर कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं। ये जानना चाहते हैं सर कि अब तो आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार के पहले चरण के हिसाब से। अब तो रावण का भी जिक्र हो रहा है, 100 सर का जिक्र हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर किसका जिक्र हो रहा है? ग्राउंड पे तो इस समय सब लोग अपनी ताकत आजमाइश कर रहे हैं, जैसे आप लोग जिक्र भी कर रहे हैं और मैं लगातार पिछले 8 दिन से हम लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े यानी अरबपति उम्मीदवार रमेश भाई टिलाला जो राजकोट दक्षिण से हैं, उनसे ही मुलाकात करके आ रहा हूँ। उनका भी कहना था कि अब शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा, फिर कल लोग संपर्क करेंगे। लगातार राजकोट जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, ये पहले चरण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 89 सीट्स में से जो सीट्स हैं 35 सीट्स जो हैं दक्षिण गुजरात की सीट से 54 सीटें जो है वो सौराष्ट्र और कच्छ की सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें कच्छ की है। तो सौराष्ट्र ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सारा फोकस सौराष्ट्र पर है। प्रधानमंत्री ने कल रात को राजकोट में रैली की और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उससे एक दिन पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने रैली की। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने तय किया कि वो गुजरात में ही रुकेंगे, सूरत में रुकेंगे और जो डायमंड के जो व्यापारी हैं और सूरत के जो महत्वपूर्ण पाटीदार नेता हैं उनके साथ 2 घंटे लगातार उन्होंने मुलाकात की। आपको बताऊं कि सूरत में आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर सीट मिलेगी आम आदमी पार्टी को तो वो सबसे पहला शहर होगा सूरत, अगर वहाँ पर उनको सीट मिलती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने रात वहाँ पर रुककर 2 घंटे उस पर मुलाकात की है। कांग्रेस अपनी तरह की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और आपने कहा रावण भी हो गया, औकात भी हो गई। खरगे साहब ने ये भी कह दिया कि चाय जो है, मेरी चाय तो कोई पीता नहीं है। तो सब तरह की बात हो रही है। हालांकि गुजरात में चाय किसी की भी हो, हर कोई चाय पी रहा है और हर एक की चाय का अपना स्वाद है। अब ये चाय का जो स्वाद है वो हर एक आदमी को एनर्जी दे रहा है। एक और खास बात है गुजरात में कि रात को 2 बजे तक, कल हम रात को 2 बजे राजकोट जी विजय जी, इसमें एक और चीज है जो रावण वाला जिक्र आया है। क्या ये कांग्रेस सेल्फ गोल कर गई? ऐसा लगता है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। इतिहास तो यही कह रहा है अभिषेक कि नुकसान हुआ है। रावण कह लें, औकात कह लें, या फिर चाय वाला कह लें, या चौकीदार चोर है कह लें, लेकिन पार्टियां अपना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने वोटर को, अपने काटर को एनर्जाइज करने के लिए करती है। वो दूसरी पार्टी के लोग आपको वोट देंगे इससे ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी को एनर्जी मिल जाए, वो असर हो ऐसा समझती हैं पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन पिछला इतिहास देखें 2014 से 2022 8 साल में तो कांग्रेस ने जब भी इस तरह का कोई कमेंट किया है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, तो उससे नाराजगी हुई है। और गुजरात में मैंने देखा है बीजेपी को लेकर नाराजगी हो, सरकार को लेकर नाराजगी हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। जो लोग नाराज होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो भले ही कहें कि बीजेपी से नाराज है, ये काम नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं वोट नरेंद्र मोदी ने ही देनू है। तो ये बात है। और गुजरात और राजकोट जहां हम खड़े हैं, सौराष्ट्र में एक चीज और जो सौराष्ट्र के जो लोग हैं वो गुजरात से अपने आप को अलग मानते हैं। बिल्कुल। राजकोट में जब राजकोट से अहमदाबाद जाते हैं लोग तो कहते हैं कि गुजरात जाऊं आऊंचू, यानी गुजरात जाकर आ रहा हूं। तो सौराष्ट्र के लोग गुजरात से अलग समझते हैं। तो वो सौराष्ट्र का इलाका जहां पे बीजेपी के लिए चुनौतियां 2017 में भी थी। अब सूरत की अगर बात की जाए, सूरत में 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद वहां व्यापारियों का किस तरीके का आक्रोश था, तो वहां पे बीजेपी ने फिर भी संभाल लिया था 2017 में। इस बार आम आदमी पार्टी वहां घुसी है। तो सौराष्ट्र और सूरत अगर बिगड़ता है तो फिर बीजेपी के लिए क्या? नहीं, वही मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी रिकवर किया है सौराष्ट्र में भी। और सूरत में मुझे लगता है कि जो 2-3 सीटों को यदि छोड़ दें सूरत की, तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कमज़ोर सीट नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण सीट आम आदमी पार्टी के लिए लगती है तो वो वराछा सीट वहाँ पर लगती है जो उनको मिल सकती है। एक जाम खंभालिया जहाँ से ईशुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो एक मजबूत सीट है। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 से 7 सीटें
5 सीटें भी बहुत होती हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जो किसी तरह से वो कब्जा कर सकती हैं या ज़्यादा असर डाल सकती है। वोटिंग परसेंटेज में जो है असर आम आदमी पार्टी का होगा, और वो कितना नतीजों को बदलता है ये मुश्किल होगा। इसी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन आम आदमी पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलेंगी ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, ग्राउंड पर तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए रमेश ठाकुर जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, माफ करिएगा। रमेश जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। रमेश जी, सबसे अहम चीज जो हमने देखी हिमाचल और गुजरात के चुनाव में, हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने माफ करिए बहुत जोर लगाया, और गुजरात में आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है। दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर चल रही हैं, क्या ये आपने भापा क्या अभी तक? नहीं, देखिए गुजरात और दोनों राज्यों की अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं पे पिछड़ती हुई दिखती नहीं है इस बार का। ठीक है, लग रहा है कि ग्राउंड पे कांग्रेस नहीं है, लेकिन जो अगर आप ग्राउंड पे अगर चीजें देखो तो मजबूती में कहीं कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी त्रिवेदी जी ने सही कहा गुजरात को लेके। जो आम आदमी पार्टी ने जाके जिस तरीके से एंट्री वहां पे करी है, जो रायता फैलाने की कोशिश करी है, मुझे लग रहा है त्रिवेदी जी तो 5 सीटें ज्यादा बता रहे हैं, मुश्किल से 2 या 1 सीटें जो उनके खाते में आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का वोट बैंक जो है, कोर वोट बैंक उनका जो हुआ करता, उनको काटने में अच्छी भूमिका निभाएगा। और एक बात और अभी त्रिवेदी जी ने कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात के लोग खुश हैं, नाखुश नहीं है। यहाँ थोड़ा सा लगता है कि इस बार जो 20-22 जो सीटें जो काटा गया है, जो सीटिंग जो एमएलए को वोट नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया है, तो मुझे लग रहा है वो बागी जो हैं वो सीधे तौर पे वो स्टेट के जो नेता हैं उनसे उनकी नाराजगी नहीं है, उनकी नाराजगी सीधे अमित शाह से है और नरेंद्र मोदी से है। यही वजह है, मुझे लग रहा अगर 20-22 सीटें अगर कटती हैं इस बार, जो पिछली बार जो सीटें थी, तो मुझे लग रहा है ये फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। रही बात आप नॉर्थ गुजरात को आप देख लो, फिर साउथ गुजरात को देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छा दमखम दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन रमेश जी लौट कर आऊंगा, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए। अमित शाह फिलहाल रैली को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन सीधे चलेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास। संथाल परगनानी गरीब घरनी दीकरी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनाई। समग्र देश का आदिवासियों ने गौरव अपावनु काम કર્યું છે। द्रौपदीबेन मुर्मू थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन्या એ દિવસે સાચ અર્થમાં દેશના 8.5 કરોડ આદિવાસીઓના સન્માનની શરૂઆત નરેન્દ્ર મોદી કરી। મિત્રો, આપણા ગુજરાતની અંદર નર્મદા જિલ્લામાં ભગવાન બિરસા મુંડા યુનિવર્સિટી બનાવી, ગોધરામાં गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी बनावानुं काम कर्युं અને ભગવાન બિરસા મુંડા અને ગોવિંદ ગુરુને હંમેશા માટે યાદ રહે એ રીતે આદિવાસી યુવકોને આગળના ભણતરની વ્યવસ્થા સુંદર રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કરી। મિત્રો, આજ હું તમને કહેવા આવ્યો છું, तो दाहोद में अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष ने किस तरीके से सीमाओं को लांघ दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बोल दिए, ये आपको सुनाते हैं। मोदी को देखकर ओढ़ गए। अबे तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? तो ये एक ना, अब माफ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ये जानती भी होगी शायद कि ऐसे शब्दों की वजह से कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है 2014 से ही, चाहे वो मौत का सौदागर हो, चौकीदार चोर हो, नीच हो, ऐसे शब्दों का जब भी इस्तेमाल हुआ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है।
और अब एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा, यह तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में यह लग रहा है, क्योंकि बीजेपी इसके बाद हमलावर हो गई है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बोला है कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर। बिल्कुल, तो हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, हमें ये बताइए, दर्शकों को देखिए, चलिए फ्रेम में शायद नहीं है, रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी। खड़गे साहब को सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई निगम चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव प्रचार में भी मोदी जी पहुंच जाते, रावण है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, एक तरफ वो बीजेपी के स्टाइल जो है राजनीति का उसे बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रावण है क्या। मैं ये जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को तो आप कम सीट दे रहे हैं, आपके हिसाब से कम सीटें मिलेंगी, लेकिन जो स्टाइल है गुजरात चुनाव को लेकर के वो अलग है क्या? हमने देखा आम आदमी पार्टी सिर्फ वहां की कमियों को गिना रही है, पर्सनल अटैक नहीं कर रही, और कम से कम मोदी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के सीधे तौर पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वहां की कमियों को जरूर गिना रहे हैं। कांग्रेस का स्टाइल देख रहा हूं मैं कि वो मोदी पर लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं। क्या इससे फर्क पड़ेगा क्या? दोनों के स्टाइल को किस तरीके से देखें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्टाइल को? देखिए, ये बड़ा वाजिब सवाल है। इसके अगर इस सवाल के बुनियादी रूप अगर हम देखें तो कई रूपों में आपको दिखाई देंगे। कोई, आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए, कोई उन मुद्दों पे टच नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है बिल्किस बानो मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ा नहीं था? बहुत बड़ा हो सकता था, और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन दोनों पार्टियों ने इनको ज्यादा टच नहीं करा। मौरबी का मुद्दा बहुत बढ़िया हो सकता था, उसके बाद में आप महंगाई को, रोजगार को लेके, ये मुद्दे तो थे ही, इन मुद्दों पे भी नहीं हो रहा। लेकिन पहली दफे अगर आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, जो अपने मीडिया में अब तक हमने देखा है, तो मुझे जहां तक लग रहा है ये वाला चुनाव जो है सबसे महंगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उन्होंने अपने शासन, प्रशासन, साधन, संसाधन सब कुछ झोंक दिया है। उनको पता है, देखो उनका होम ग्राउंड है। दोनों बड़े नेताओं का इस समय देश में जिनकी चर्चा है, अमित शाह हो गए और नरेंद्र मोदी जी, उनके घर, गांव, परिवार का एक चुनाव है। उस चुनाव को किसी तरीके से वो हारना नहीं चाहते, क्योंकि इसके बाद में बड़ी जो सीढ़ी है 24 की है, 24 में आपको जाओगे, पूरे देश में आपको जाना है। तो एक मनोवैज्ञानिक जो पूरे वोटरों पे, पूरे भारत के वोटरों पे जो डालना है, तो इसी चुनाव से आप डालोगे। इसको आप सेमीफाइनल कह लो या लेकिन फाइनल कह लो, रमेश जी, अगर आपने जमीनी मुद्दों का जिक्र कर ही दिया, लगभग 40 लाख युवा ऐसे गुजरात के जो अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। सन 2014 से लेकर 10 ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं रही हैं गुजरात में जहां पर बार बार पेपर लीक हो गए, और तो और लगभग 2 सालों से कई जगह ऐसे गुजरात में जहां पर किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं जो मौसम के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ये तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे जिनको कोई उठाने वाला नहीं है। रमेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, चर्चा कौन कर रहा है इन मुद्दों की? कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और मुझे लग रहा है मीडिया से भी चीजें गायब है, मीडिया में भी चीजें नहीं हो रही हैं, और मीडिया भी वही चीजें दिखा रही है और छाप रहे हैं जो सामने उनके पास है। जब नेता उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं तो मीडिया भी बेचारी क्या करे? आप रोड पे आइएगा, आप आंदोलन करो। अब जिन 40,000 आप बच्चों की बात कर रहे हो, तो इससे आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, कहीं इससे ज्यादा है। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है जहां बेरोजगारी वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चाहे यूरिया का सबसे बड़ा प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, वो वहां पे लगने वाला है। उसके बाद में माइक्रोफोन का और कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो इस समय वहां पे गुजरात में स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो मुझे लग रहा है गुजरातियों को, वहां के स्थानीय लोगों को, बच्चों को नौकरियां, रोजगार मिल सकता है। तो ये धीरे धीरे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार करना शुरू करा है। बहरहाल इसके बाद में और कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई वहां चर्चा नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आसान नहीं है, चुनौती है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्थ गुजरात में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कमजोर रही है, वहां स्थिति आज भी बनी है। साउथ जो गुजरात है वो इनके पक्ष में है, आज भी है, कल भी था। और फिर शहरी, चाहे अहमदाबाद आ जाओ, जामनगर आ जाओ, मोरबी आ जाओ, यहाँ पे जो पारंपरिक जो सीटें इनकी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन सीटों पे
दिल्ली से पूरा हिजूम, पूरी मशीनरी, पूरा इनका जितनी भी बड़े कद के नेता हैं वो वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और रही बात आज जो आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, तो आज तो स्थितियां ऐसी हैं, हर गली मोहल्ले में ढोल ढोली बज रहे हैं। जी ठीक है रमेश जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो कमजोर इलाके हैं सौराष्ट्र को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां पर कमजोर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की वानगी देखिए, और जहां पर भी बीजेपी को लगता है कि वहां पर वो कमजोर है, वहां पर पूरी ताकत झोंक देती बीजेपी। अभिषेक, बिल्कुल ये बीजेपी का स्टाइल भी रहा है। पिछले कुछ इलेक्शंस को अगर हम देखें तो हैदराबाद चुनाव जो था नगर निगम का वो याद होगा, फिर एमसीडी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जोर लगा रही है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताएंगे हम आपको 2017 के जो परिणाम रहे वो किस तरीके से थे। बीजेपी 100 से नीचे आ गई थी, बहुत लंबे वक्त के बाद बीजेपी 100 से नीचे आई, लेकिन वोट परसेंटेज पे अगर आप ध्यान दें तो 50% पे पहुंच गई थी। यानी वोट परसेंटेज जो है वो 2017 में 2012 के मुकाबले बढ़ा था। कांग्रेस 77 पे पहुंची, बीटीपी 2, एनसीपी 1, आईएनडी 3 सीटों पे पहुंची थी। लेकिन वोट शेयर को कुंदन अगर आप देखें तो 2012 में 47% के आसपास और फिर 50 सीटें कम हुई थी। बिल्कुल देखिए ये बहुत अंतर नहीं रह गया था, लेकिन पिछले बार कुछ चेहरे थे बीजेपी और कांग्रेस के पास, कुछ चेहरे थे, नई एनर्जी थी, मुद्दे थे, लेकिन पाटीदारों का मुद्दा था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे कांग्रेस चाहती है कि उसके नैया पार लग जाए और ये 77 का आंकड़ा जो है वो थोड़ा ऊपर चला जाए और बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा नीचे जाए, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुद्दे क्या है जल्दी से हमारे स्क्रीन पर ले आइए। आज अब मुद्दे क्या है? गुजरात में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। विपक्ष कांग्रेस जो है लगातार ये आरोप लगाती रही कि बेरोजगारी वहां पर असल मुद्दा है और बेरोजगार जो है वो खफा है बीजेपी सरकार से। और कुंदन इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, आप जितनी भी रैलियां देख ले कोई इसकी बात नहीं कर रहा। किसानों की समस्याएं हैं, जैसा सागर सहयोगी भी लगातार बोल रहे थे कि कितने सारे ऐसे किसान हैं कि सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं, और चुनावी रैलियों से ये मुद्दे गायब हैं। महंगाई की बात हो रही थी कुंदन, महंगाई को लेकर के किसी के मुंह से आपने कुछ नहीं सुना होगा। बिल्कुल 6%, पिछले अगर कुछ महीनों को देखें तो 6% जो आरबीआई का जो एक बेंचमार्क है, 4%, 4 से 2 नीचे और 4 से 2 ऊपर, 6%, लेकिन उससे ऊपर है महंगाई। पूरे देश का यह हाल है और गुजरात में भी यह हाल है, तो वहां पर लोग जो हैं नाराज हैं इससे। यह मुद्दा तो हर राज्य में होता है, हर कहीं भी आप चले जाइए भ्रष्टाचार का मुद्दा होता ही होता है, लेकिन इस पे बात करने वाला कोई नहीं है। यह बड़ी सच्चाई है, कोई भी पार्टी अपने मंच से इन चीजों को लेकर के जिक्र नहीं करती है। यह सच्चाई है भारत के किसी भी राज्य के चुनाव की। कानून व्यवस्था यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन चर्चा इसकी बिल्कुल गायब है। यह मुद्दा अहम हो जाता है। ठीक है, इस मुद्दे बिल्कुल ये राष्ट्रवाद का मसला है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवाद को बहुत हवा नहीं दी गई है। बहुत ज्यादा दी गई है, लेकिन बहुत हवा नहीं दी गई है इस मसले पर। हालांकि कांग्रेस थोड़ा पीछे रह जाती है, बीजेपी बाजी मार लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे हवा नहीं दी गई है। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे क्या है और कांग्रेस का वचन पत्र क्या है, ये बता रहे सागर जल्दी से। तो चलिए बिल्कुल देखिए, जब आप लोग जिक्र कर ही रहे हैं मुद्दों का, तो गुजरात में जो दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी रही थी सन 2017 में, इस बार उसके वचन क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, युवाओं को 10 लाख नौकरी, रोजगार की बात हम कर ही रहे थे, लेकिन क्या ये देना इतना आसान होगा? गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, क्योंकि बार बार महंगाई का जिक्र किया गया। उच्च शिक्षा की फीस में 20% की कमी की जाएगी। अन्य सेवा शुल्क खत्म किए जाएंगे, ये भी कहा गया। किसानों की कर्ज माफी, किसानों का जिक्र अभी कर ही रहे थे कुंदन और अभिषेक। वहीं तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसान बेहतर उत्पादन कर सकें। खेती के लिए किसानों को फ्री पानी दी जाएगी। क्या इससे वहां पर कुछ सुधार होगा? 6 लाख लोगों से पूछकर मैनिफेस्टो ये तैयार किया गया है कांग्रेस का, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कुंदन बिल्कुल, तो इस पर रमेश जी से छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। रमेश जी, ये जो तमाम मुद्दे हमने गिनाए, मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस का अंतर जो है पिछली बार बहुत ज्यादा नहीं रह गया था। क्या कांग्रेस जो है थोड़ा कमजोर पड़ गई है चुनाव प्रचार के मामले में? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे 5 राज्यों के नतीजे आए, प्रधानमंत्री को हमने देखा वो गुजरात पहुंच गए, वहां चुनाव प्रचार में लग गए। लगातार वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हो रहे हैं, पिछले कुछ टाइम को देखें तो, और लगातार वो कर रहे हैं प्रचार। मैं ये जानना चाहता हूं, प्रचार करते हुए कहीं बीजेपी कमजोर, कांग्रेस माफ कीजिए, कमजोर दिखाई दे रही है क्या? देखिए, मैं 2 दिन पहले गुजरात से आया हूं, जामनगर गया, अहमदाबाद गया और सौराष्ट्र में कई जिलों में मैं गया हूं। तो आप इस बार कांग्रेस को अंडरएस्टिमेट करके नहीं चलोगे। साइलेंट वोटर्स का साइलेंट तरीके से वो काम कर रहे हैं, और पिछले मुकाबले और अब के जो उनकी चीजें रही हैं, तुलनात्मक अगर कुछ चीजों को आप देखो तो कई सारी ऐसी चीजें जो कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई देती हैं।
और जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और उनको छोड़ के जब गुजरात में आते हैं, एक सहानुभूति लोगों में जा रही है, एक वोटरों में सहानुभूति आ रही है। देखो 27 साल का एक बड़ा मैराथन कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया है, तो आज के समय में देखो आपको भी पता है कोई भी जनता, कोई भी वोटर ज्यादा किसी को झेलता नहीं है, या उसको झेलने की कोशिश करता है, या बहुत विकास हुआ हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हो। अब आपने देखा पिछले 7, 8, 9 महीने में, यूं कह लो कि 1.5 साल में जितनी भी मादक पदार्थ, चाहे ड्रग्स, चाहे हीरोइंस वगैरह जो है लाखों करोड़ों में कहाँ पकड़ी जा रही है, वहीं बंदरगाह में, वहीं गुजरात में पकड़ी जा रही है। वो चर्चा नहीं हो रही। खुदा न खास्ता अगर ये किसी और राज्य में होता तो और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही होती तो मतलब पूरी जमीन धरती आसमान सर पे उठा लेती। मुद्दे ही नदारत है, बिल्कुल मुद्दे नहीं उठा रही है कांग्रेस, उन मुद्दे को नहीं उठा पा रही है। जो साइलेंट वोटर हैं, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं? बड़ा सवाल है। एंटी इनकम्बेंसी का जो जिक्र है, क्या ये कांग्रेस की नैया पार लगा पाती है? बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि वहां पर साइलेंट वोटर है, कांग्रेस के पक्ष में जो वोटर्स हैं वो साइलेंट है बहुत हद तक, और वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक और चुनाव की चर्चा करेंगे, और चुनाव आने के बाद किस नेता की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, ये बड़ी बात है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें जिसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी सागर। चलिए बिल्कुल, ब्रेक के बाद अभी खबर बहुत सारी है। टेरर फंडिंग पर बड़ा एक्शन, और तो और बाबा रामदेव के योग पर सवाल क्यों, और यह भी आपको बताएंगे कि आखिर आफ्ताब मामले में जांच अभी कहां तक पहुंची है, आफ्ताब किस तरह से शिकंजे में। अभिषेक, तो इन तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद।